हेल्थ केयर इज नॉट अबाउट मेडिसिन। डॉक्टर सुधीर कुमार हमारे साथ हैं। जब भी अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये 80% एरिया में तो कोई मेडिसिन ही नहीं, तो इसका क्या उपाय आप सोचते हैं, क्या किया जाए? यदि आपको एक जेन्युइन मेडिसिन पहुंचाना है उसके घर पे, इसका एक ही सॉल्यूशन है, ई फार्मेसी। ये फार्मा कंपनियां डॉक्टरों से साठ गांठ कर करके 10 गुना दाम में बेचती है। पेशेंट्स का जो क्योर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बट आई डोंट से कि ऐसा नहीं होता है, होता है। आजकल ये जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारा हल्ला आ रहा है, बहुत सारे खबर आ रहा है फेक मेडिसिन का। हाउ टू डील विद फेक मेडिसिन? जब हम मेडिसिन लिखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ नाम लिखते हैं, उसके पास क्या पहुंच रहा है वो हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। सोर्स अच्छा होना चाहिए और सप्लाई चेन अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं, ब्रांड क्यों लिखते हैं, सीधा उसी पे मोलिक्यूल पे क्यों नहीं आ जाते? अब पैरासीटामोल्स के तो 4 प्रोडक्ट्स हैं, मुझे पता है कि इस दवा का ये एफिकेसी होगा, तो इसलिए हमारा हमेशा रहता है कि वी शुड गो फॉर द ब्रांडेड वन। हम लोग ब्रांड लिख देते हैं, और डॉक्टर्स को इतना फ्रीडम होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल मित्तल बोल रहा हूँ, फाउंडर सस्ता सुंदर ऐप से। मैंने ये कंपनी मेरे को फाउंडर अविकांश शर्मा के साथ फाउंड की थी। वन ऑफ द क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी ये था कि भी हेल्थ केयर इज नॉट अबाउट मेडिसिन। हेल्थ केयर और सिक केयर में फ़र्क यही है कि सिक केयर में आपको मेडिसिन लेनी होती है और हेल्थ केयर में आपको एक ओवरऑल हेल्थ की वेलबींग के बारे में सोचना पड़ता है। ये मैंने कंपनी चालू की मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। मेरे फादर 45 इयर्स में डायबिटिक थे, फिर वो आधा बार डायबिटिक के मेडिसिन लेते थे, आधा बार नहीं लेते थे, और उनके घुटनों में दर्द रहता था, पैर में दर्द रहता था, और बॉडी वाज फुल ऑफ पेन। फिर 55 इयर्स में उनकी किडनी खराब हो गई, 62 इयर्स में डाइट। मेरी माँ के साथ भी ये हुआ, 60 साल तक ठीक ठाक थी, फिर वो बेड रिडन होगी, आज भी बेड रिडन है। तो ये मैंने देखा कि ज़िंदगी में मेडिसिन के से ज़्यादा हेल्थ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, हेल्थ के बारे में जानना कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने ये कंपनी फाउंड की। और मैं मेरी पर्सनल जर्नी भी बता दूं, मैं डायबिटिक क्यों हूँ, इसके बारे में मैंने रिफ्लेक्ट किया। तो बहुत सीधा था कि 20 से 30 साल के बीच में मेरे को कोई बताया नहीं कि मैं ओबीस हूँ। मेरे को कोई ये भी नहीं बताया कि मैं मेरे डायबिटिक फादर का मैं बेटा हूँ, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, मेरे को इंसुलिन सेंसिटिविटी चेक कर लेनी है, मेरे को ये चेक कर लेना है कि मैं कहीं डायबिटिक की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ। और 48 इयर्स में मेरे को बैंकर स्पॉन्डिलाइसिस का पेन हुआ, नी में पेन चालू हो गया, मतलब 1 साल पूरा इट वाज द ईयर ऑफ फुल ऑफ पेन। फिर मैंने धीरे धीरे रिफ्लेक्ट किया कि पेन कैसे होता है और पेन को मैनेज कैसे किया जाता है। तो फिर मैं धीरे धीरे गया, तो मेरे को पता चला अरे 40 साल के बाद तो मेरी मसल्स डिजेनरेट होना चालू हो गई, तो मेरे को तो जिम जाना चाहिए, मेरे को हेल्थ एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्पॉन्डिलाइसिस होने का क्या काम है, यदि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो ठीक रहूंगा, और एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं उसी दिशा में जाऊंगा जिस दिशा में मेरे पिताजी गए या मेरी माँ गई। तो ये बहुत क्लियर था, तो मैंने इसकी बीड़ा उठाया कि ठीक किया जाए। फिर मैंने पूरा मेहनत किया, पूरा जिम जाना चालू किया, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया। और मैं आज आपको बता दूं कि मैं पेनलेस मेरा बॉडी है, कोई तरह का पेन नहीं है, न नी में पेन है, न गर्दन में पेन है, न और मैं कोई भी तरह की मेडिसिन नहीं लेता पेन की। तो ये जो जर्नी मैंने खुद देखे कि कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, और ये एकदम पॉसिबल है कि आप बिना दवाइयों के भी अपने शरीर को, अपनी बॉडी को आप पेन मुक्त रख सकते हो। कोई भी बीमारी जब चालू होती है तो कहीं ना कहीं पेन से ही चालू होती है। एक सिंपल फीवर भी स्टार्ट समझ, थोड़ा सा मेरा हेडेक है, थोड़ा सा मेरा बॉडी पेन है, फिर हम लोग थर्मामीटर चेक करते हैं कि पेन आता है। तो हमने भी सोचा कि ये पॉडकास्ट क्यों ना हम पेन रिलीफ से ही आज चालू करें। और नन अदर देन डॉक्टर सुधीर कुमार हमारे साथ हैं, जो कि फेमस डॉक्टर हैं पेन रिलीफ के। तो और अपोलो जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं, काफ़ी नाम कमा चुके हैं। तो डॉक्टर सुधीर के साथ मेरे को होस्ट करने का बहुत मौका है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल के मैं डॉक्टर सुधीर को ही बोलूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन आपको दें, तो उसके बाद हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाएंगे इनके विजन के बारे में, मिशन के बारे में, और कैसे एक पेन मुक्त जीवन को जिया जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। नमस्कार ऑडियंस, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, आई एम सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, MD DM हूँ। मैंने अपना न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग SMS जयपुर से मैंने किया, और उससे पहले मैं बॉम्बे से मैंने MBBS एंड MD किया। मैं अभी लास्ट 20 ईयर्स की अपने प्रैक्टिस में बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट,
मैंने देखा कि लोग पेन से, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे पास पेन रिलेटेड 90% लोग पेन वाले ही आते हैं। अब बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं सबसे बड़े डॉक्टर हूँ। एक मेडिकल के सिस्टम में एमबीबीएस होता है, एमडी होता है, डीएम होता है। तो मैं अपने इस मेडिकल स्टेटस में सबसे बड़े टॉप लेवल में हूँ। जब मेरे पास लोग पेन वाले पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं, तो मेरे से आने से पहले वो ऑलरेडी मेडिसिन ले चुके होते हैं, सारे मेडिसिन यूज्ड अप हो चुका रहता है। वो ऑलरेडी सीटी स्कैन करवा चुके होते हैं, एमआरआई करवा चुके होते थे। तो जब मैं अपोलो में था, अपोलो से पहले मैं सारे जितने आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कलकत्ता में जानते हो, एएमआरआई पहले था, अभी वो मणिपाल हो चुका है, सीएमआरआई, बीएम बिरला, सारी जगह पे मैं अटैच था, रूबी, आईएलएस हॉस्पिटल, सारी जगह पे था। तो मैं अपने प्रैक्टिस में आई यूज टू सी ऑलमोस्ट मोर देन 100 पेशेंट्स ए डे। अब आप समझिए कि मेरे 100 पेशेंट्स में 70-80% जो होते थे पेन के पेशेंट्स होते थे। यदि मैं 20 साल भी प्रैक्टिस किया हूं तो यू कैन थिंक कि मैं कम से कम मोर देन 2.5 to 3 lakhs पेन इलाज कर चुका हूं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस तो मुझे हमेशा यही लिमिटेशंस रहता था कि मैं पेन को ठीक कैसे करूं। डॉक्टर्स के पास है क्या? जब आपको पेन होती है तो आप सबसे पहले एक एमबीबीएस या जनरल फिजिशियन के पास जाते हो। उनके पास पेन किलर्स होते हैं, पैरासीटामॉल्स होते हैं, इट्रोकॉक्सिप्स होते हैं, उससे थोड़ी बहुत पेन रिलीफ होती है। आप उससे ठीक नहीं होते हो तो आप एमडी डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कुछ स्टेरॉइड्स देते हैं, वो भी टेम्परेरी होता है। वो सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, लेकिन वहाँ तक के बाद वो आगे कुछ होता नहीं है। फिर यदि आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो एक डॉक्टर से, फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हो। दूसरे डॉक्टर के पास भी फिर वही मेडिसिन है, वही टेस्ट है, आपको मेडिसिन बदल दिया जाता है, लेकिन मेडिसिन तो सेम ही होते हैं। फिर आप जब यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कलकत्ता से, तो चले जाते हो चेन्नई में, वेलोर में चले जाते हो। वहाँ भी तो डॉक्टर सेम ही, हमारे जैसे ही डीएम डॉक्टर्स हैं, तो वो भी मेडिसिन सेम ही देते हैं। तो फिर मैंने 2010 में ये सोचा, और ड्यूरिंग माई ये पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं न्यूरोलॉजी की कर रहा था, मैं डॉक्टर अशोक पानगरिया उनके अंदर में मैं कर रहा था एसएमएस जयपुर में। तो मैंने बोला कि सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ प्रैक्टिस वी आर डूइंग, मैं पेशेंट को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुधीर, ये मेडिकल का यही लिमिटेशंस है कि जो हमारे पास मेडिसिन है यही है, यदि आपको इससे आगे बढ़ना हो तो यू हैव टू गो आउट ऑफ बॉक्स। तो उस समय मैंने सोचा कि व्हाट इज दैट आउट ऑफ बॉक्स। तब मैं रिसर्च करना शुरू किया कि सपोज एक माइग्रेन का प्रॉब्लम है जो हर घर में है, एवरीवन इज सफरिंग समटाइम्स इन देयर लाइफ टाइम, कुछ हेडेक्स होता है। तो इसका अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन जो हम लोग, हमारे पास 3 ही मेडिसिन होते हैं, एक होता है इमिट्रिप्टिलिन होती है, एक बीटा ब्लॉकर होती है, और एक फ्लोनाजिन होती है, और अभी नया आया है टोपिरामिड्स। ये 4 मेडिसिन होते हैं जो आप ओवर द काउंटर ले सकते हो, नया कुछ नहीं है, सारे लोग यूज करते हैं। इसके अलावा 5वां कुछ है नहीं डॉक्टर के पास। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ये पेन के लिए आउट ऑफ बॉक्स क्या है। देन आई रिसर्च कि इसमें जो आप जब एंशिएंट मेडिसिन पे जाते हैं तो केरला पंचकर्मा थेरेपी वॉज ए वेरी यूजफुल टेक्निक। और जब मैं उसका पब्लिकेशन सर्च किया तो मैंने देखा देयर वर लैक्स ऑफ पब्लिकेशंस कि कैसे शिरोधारा एक टेक्निक्स होती है जिसमें कि ऑयल का ड्रिपिंग होता है हेड पे, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है माइग्रेन में, हेडेक में, डिप्रेशन में, जब नींद नहीं आती उसको इंसोम्निया कहते हैं, और जब भूलने की बीमारी होती है डिमेंशिया कहते हैं, सारी चीज़ों में बहुत उसका यूज होता है। तो मैं जब केरला गया, इसके लिए मैंने केरला गया, केरला में आई स्टेड देयर फॉर 15 डेज, और वहाँ मैंने देखा कि इसका बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। मैंने खुद भी अपने ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट किया। मैं वहाँ पे कोटेकल में गया था, वहाँ पे तो बैक वाटर रिवर में बोटिंग हो रही थी, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था वेकेशन में। तो वहाँ पे बहुत लाउड ये करते हैं, स्पीकर बजाते हैं। तो जब मुझे इवनिंग में काफ़ी हेडेक होने लगा तो मैंने बोट वाले से पूछा कि भाई यहाँ पे कोई फार्मेसी का शॉप है, मुझे कुछ मेडिसिन लेने हैं। बोले कि देखिए ये तो गांव है, यहाँ पे तो ये कुछ होता नहीं है, आपको यदि हेडेक है तो आपको मैं बताता हूँ, वो आप आयुर्वेदिक इसमें चले जाइए, कॉटेज में चले जाइए, वहाँ पे एक थेरेपी होती है। उनको पता नहीं था कि नाम क्या होता है इस थेरेपी का, एंड दैट टाइम दैट वाज वे बैक इन 2015। तो उस समय मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने एक शिरोधारा, मुझे भी पता नहीं था शिरोधारा क्या होता है, उन्होंने बोला कि सर ये बेड है, इस पर आप लेट जाओ और आपके ऑयल थेरेपी करेंगे। तो जस्ट मैं किया, इट वॉज सो रिलैक्सिंग कि विद इन 45 मिनट्स में मैं सो गया टेबल पे ही, और जब मैं उठा तो बिल्कुल हेडेक गायब, आई वॉज क्वाइट फ्रेश। तो मुझे लग रहा है कि एक न्यूरोलॉजिस्ट का हेडेक ये बंदा ठीक कर रहा है जिसको हेडेक के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, बट वो कर रहा है। तो जब मैं वहाँ से आया तो फिर मैंने रिसर्च किया कि कैसे ठीक हो गया। अब मैं तो साधु महात्मा हूँ नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं जो भी बोलूँगा डॉक्यूमेंटेड बोलना है मेरे को, इट शुड बी पब्लिश्ड। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मैंने देखा कि हाउ शिरोधारा हेल्प्स इन द माइग्रेन। तो उस समय मैंने जब देखा तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस किया। तब मैंने 2016 में जब मैं अपोलो में था तो मैंने सोचा कि मैं अपोलो में तो ये स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने एक सेपरेट एक चैम्बर किया सॉल्ट लेक में, और वहाँ पे मैंने शिरोधारा स्टार्ट किया। एंड यू वोंट बिलीव सर कि इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट था
कि पेशेंट सब बोल रहे थे, मैक्सिमम बांग्लादेश के पेशेंट जो सारे जगह से, बैंकॉक से दिखा चुके हैं, सिंगापुर में दिखा चुके हैं, वेलोर में दिखा चुके हैं, चेन्नई में और कलकत्ता सारे हॉस्पिटल में, वो बोल रहे थे डॉक्टर यही इसी चीज़ की ज़रूरत थी मुझे, मैं तो भटक रहा था, इतनी मोटी फाइल हो गई है मेरी। तो वो सारी चीज़ें मुझे इतना इफेक्टिव लगा लेकिन मैं एज ए डॉक्टर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद कुछ लगा कि जैसे नी पेन के पेशेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगा कि अब नी पेन में क्या किया जाए। तो जब मैं एक बार बेंगलोर गया था जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी में, तो वहाँ मैं जाके 15 डेज़ के लिए मैं वहाँ पे स्टे किया था। और मैंने वहाँ पे एक योगा टीचर से मिला कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, आप मुझे योगा बताइए। आई नो कि योगा बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन एक डॉक्टर मुझे योगा का वाई भी पता नहीं होता है, डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताया जाता है मेडिकल करिकुलम में। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो एक बिहार स्कूल ऑफ योगा के टीचर मिल गए मुझे। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि एक न्यूरोलॉजिस्ट कलकत्ता से आया है और मुझसे समझ रहा है डिजीज स्पेसिफिक योगा। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से 15 डेज में ट्रेन किया। मेरा वैसे भी 15 डेज का वहाँ पे स्टे था। तो वहाँ से मैं योगा सीख के आया। तो मैंने केरला पंचकर्मा थेरेपी और योगा को ये किया, मिक्स किया। अब देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं रेगुलर जिम जाता हूँ लास्ट 25 ईयर से। तो मुझे पता होता था कि किस मसल्स के लिए कौन सा आपको जिम एक्सरसाइज करनी होती है। जैसे यदि आपका नी है तो क्वाड्रिसेप्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा, ग्लूटियस मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। यदि आपको फ्रोजन शोल्डर है तो डेल्टॉइड मसल्स को कैसे किया जाए, ट्रेपेजियस को कैसे किया जाए। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो इरेक्टर स्पाइनी मसल्स जो होती है। तो आई नो कि कौन कौन से मशीन्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं। फिर उसके अलावा क्या हुआ, तो ये 3 चीज़ें मैंने उसको कंबाइन किया, मेडिकल ये जिम एक्सरसाइज को, योगा को और केरला पंचकर्मा थेरेपी को। उसके अलावा मैंने देखा कि जितने पेन के पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जब भी आपको नैगिंग पेन होता है आपकी लाइफस्टाइल बहुत हैम्पर्ड हो जाती है। तो फिर तब मुझे लगा कि इसको डिप्रेशन को कैसे ठीक किया जाए। दैट टाइम आई स्टार्टेड। उस समय तक में मुझे लगता था कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती थी। हम अपोलो में भी थे तो हमारे पास हमेशा क्या होता था कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते थे। तो मुझे लगा नहीं, दिस इज़ नॉट ए राइट थिंग। वो क्या करते थे, बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं। लिटरली मैं इन जोकिंगली आई कैन से कि लोग उसके पास जाते थे और डिप्रेस्ड हो जाते थे। मैं उनका डिप्रेशन दूर करने भेजता था, मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते थे। तो मुझे लगा कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से चेंज होकर मुझे इमोशनल काउंसलिंग पे जाना होगा। तो मुझे उस समय पता नहीं था कि इमोशनल काउंसलिंग होती क्या है। यूएस में चलता था इमोशनल काउंसलिंग। तो मैंने रिसर्च किया। तो व्हाट इज़ इमोशनल काउंसलिंग, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप दुखी होते हो, आप अपने माँ के पास जाते हो और मम्मी बोलती है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, और आप ठीक भी हो जाते हो। मम्मी को कुछ भी मालूम नहीं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बस वो बोलती है कि बेटा ठीक हो जाएगा सब कुछ, और आपको अच्छा लगने लगता है उस समय। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल काउंसलिंग। वो आपको क्या होता है कि आपके साइक से, इमोशंस से आपको प्ले करते हैं वो। तो तब मैंने एक क्वेश्चनेयर खुद का बनाया कि व्हाट 10 थिंग्स वरीज यू, व्हाट 10 थिंग्स मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाट 10 थिंग्स यू वांट टू चेंज योर लाइफ। ये सारे क्वेश्चनेयर उनको लिखना होता था और ऑटोमेटिकली इस सारी चीज़ों से पेशेंट ठीक हो जाते थे। तो मैंने उन सब चीज़ों को एक साथ, फिर उसके बाद जो हमारे पास गैजेट्स होते थे, इलेक्ट्रोथेरेपी के गैजेट्स होते थे, वो मैंने किया। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी सर जैसे बताया कि डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि पेशेंट मैक्सिमम डायबिटिक होते हैं तो कैसे हम डाइट और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करें। ये तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं आपका आप आए हैं तो मैं आपका इसका एक समय का सदुपयोग के लिए, मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा हूँ। एक चीज ये बताइए कि जैसे क्या हो रहा है कि भाई मैं तो 5 साल से एक नपातुल्ला खा रहा हूँ जब से पता लगा, और पूरा एक्सरसाइज भी करता हूँ, जिम भी जाता हूँ, योगा भी करता हूँ। पर ये मेरा बहुत सारे हमारे साधु संत भी जो कुछ खाते नहीं बेचारे, घूमते रहते हैं दिन भर पैदल चलते, फिर भी उनके बेली रहती है। मेरी भी बेली फेट क्यों नहीं जाती, इसका कोई बताइए। मतलब ये ऐसे कि ऐसे ही हो ना, कितना कोई लड़की भी देखती नहीं आजकल मेरे को, तो ये बेली फैट क्यों नहीं जाती मेरी। सर ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जो एब्डोमिनल फैट होता है ये सबसे लास्ट टू गो होता है। हाँ। यहाँ पे जो जब डिपोजिशन होता है तो सबसे पहले डिपोजिशन भी वहीं से शुरू होता है फैट का, और जब जाता है तो सबसे पहले वहीं पे जाता है। और वहाँ पे चूंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, आपके चिक्स में भी फैट होते हैं, आपके चेस्ट में भी फैट्स होते हैं, शोल्डर में भी फैट्स होते हैं। तो यहाँ का फैट यदि आप 50 ग्राम भी चला जाएगा, 100 ग्राम चला जाएगा, आपको दिखने लगेगा। एब्डोमिनल फैट जो होता है 500 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। तो वहाँ भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा रहा है, लेकिन क्या है, तो उसको करने के लिए दैट इज लास्ट थिंग टू गेट डिजॉल्व्ड। तो उसको धीरे धीरे करने के लिए फूड बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना होता है। यदि आपको 6 पैक्स चाहिए, व्हाट यू मीन टू गो बाय 6 पैक्स, तो यदि आपको 6 पैक्स चाहिए तो आपको खाना बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ब्लेंड खाना करना, ये होगा ब्लेंड रहेगा, कोई फैट नहीं रहेगा, कोई ऑयल नहीं रहेगा, और रनिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपका। जब तक कैलोरीज जितना कंज्यूम करते हैं, नॉर्मली एक आदमी पर डे 1600 to 1800 कैलोरी कंज्यूम करता है, जो आपके ये हैं लोग 2400 भी करते हैं। लेकिन यदि आप उससे ज़्यादा नहीं डिजॉल्व करते हो, उसको ज़्यादा नहीं उसका एक्सरसाइज होता है, एक्सपेंड ज़्यादा नहीं करते हो, तो फिर जब तक वो आपको डिजॉल्व नहीं होगा। तो यदि आप 1800 कैलोरी कंज्यूम करते हो तो आपको कम से कम 2200 या 2400 आपको बर्न करना होगा।
तब वो आपका जो एब्डोमिनल फैट है, जो रिजर्व फैट, दैट इज कॉल्ड द रिजर्व फैट, तो ये रिजर्व फैट मतलब चला जाएगा, चला जाएगा, चला मेहनत जाएगा। करते रहे। हाँ, मैं अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, तो मैं आपके जैसे कन्वर्सेशन से एक बात मेरे को लगा कि आप ये कह सकते हैं कि भी 90% पेन के केस में कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है। 100 में से आपके पास 100 पेशेंट आते हैं, सर आप जैसे कहते हैं 90% बिना दवाई के ठीक हो सकते सर ये जनरलाइज हम लोग नहीं कर सकते। देखिए, पेन ठीक करने में हमें 3 स्टेजेज होता है, 3 तरह के पेन होते हैं। एक होता है एक्यूट पेन, एक होता है सब एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक पेन। अब जब कोई एक्यूट पेन के लिए आया है, सपोज डिस्क हर्निएशन हो गया है, आदमी आगे झुका, बैक डिस्क स्लिप कर गया, सीवियर पेन है, तो वहाँ तो हमको दवा देना ही पड़ता है। हम टैबलेट्स देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, हम इंजेक्शंस देते हैं, हम इंट्राड्यूरल इंजेक्शंस भी देते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसको देते हैं। सब एक्यूट क्या हुआ कि आपके नैगिंग हो गई, 1 महीने से 2 महीने तक पेन चल रहा है, तो उसमें हम एक प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन देते हैं। बट इन क्रॉनिक स्टेज में, जब आप क्रॉनिक माइग्रेन की बात करते हो, क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हो, देयर इज नो रोल ऑफ मेडिसिन। यदि आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज करोगे तो ओवर यूज मेडिकेशन हो जाएगा और आपको साइड इफेक्ट्स होगा। तो उस स्टेज में आपको बिल्कुल रिहैब पे जाना होगा, न्यूरोथेरेपी या फिजियोथेरेपी पे जाना होगा। तो दोस्तों, ये हम आपके लिए अलग अलग विषय को लेकर के अलग अलग डॉक्टर साहब से बात करेंगे अलग अलग पॉडकास्ट में। नी पेन में, माइग्रेन के पेन पे, बैक पेन, नेक पेन पे आपको बताएंगे अलग अलग। चूंकि ये अलग अपने आप में एक डिटेल सब्जेक्ट है, मैं आपको थोड़ा सा जनरल हेल्थ केयर के बारे में और सस्ता सुंदर के विजन मिशन को रिलेटेड 4-5 प्रश्न, डॉक्टर साहब आए हैं तो समय का सदुपयोग करते हुए आप ही की तरफ से मैं पूछता हूँ। आज के लिए जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारा हल्ला आ रहा है, बहुत सारे खबर आ रहे हैं फेक मेडिसिन का, तो इसमें एक आम नागरिक क्या करे? मतलब फेक मेडिसिन सुन सुन के मन घबरा जाता है। दिस आर वेरी लाइफ थ्रेटनिंग क्वेश्चंस, हाउ टू डील विद फेक मेडिसिन। देखिए, अभी ये जैसे पब्लिक के लिए भी ये परेशानी है, डॉक्टर्स के लिए भी परेशानी है, क्योंकि जब हम मेडिसिन लिखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ नाम लिखते हैं, उसके पास क्या पहुंच रहा है वो हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो अब डेफिनेटली है कि हम कैसे पेशेंट्स को सही मेडिसिन पहुंचाएं। तो अब आपका यही है कि आपका जो सोर्स होनी चाहिए और उसकी जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। यदि आपने सोर्स कहीं से अच्छे जगह से सोर्स कर भी लिया और बीच में पहुंचने तक में यदि उसका क्वालिटी चेंज हो जाता है, मीडिएशन जो है, मीडिएटर जो है वो बदल देता है उसको, तो वहाँ पे मुश्किल है। तो आपको सोर्स अच्छा होना चाहिए और सप्लाई चेन अच्छा होना चाहिए। तो जैसे आपका ही सर है सस्ता सुंदर का, कि आपने जेनुचेक बहुत अच्छा बनाया है, आपकी सोर्सिंग बहुत अच्छी होती है, जहाँ से आप मैन्युफैक्चर करवाते हो वो बहुत ही जेन्युइन होती है। चलिए ठीक है, वहाँ से भी आपने कर लिया। यदि आप वहाँ तक पहुँचाते हो, बीच में यदि आपके जो मीडिएटर्स हैं, आपके जो हेल्थ बडीज़ हैं, यदि वो चेंज कर देते हैं तो फिर कैसे होगा? तो इसके लिए आपने जो जेनु चेक किया है, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, जेनु चेक आपने किया, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इसको अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी तो लिमिटेड है, लेकिन इसको और भी आगे बढ़ाने की पूरे वेस्ट बंगाल हो या पूरे इंडिया में हम लोग को करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया कि आप एक अच्छे सस्ता सुंदर ऐप जैसे सोर्स से ले सकते हो दवाइयाँ, जिसका सोर्स जो प्रोक्यूरमेंट का सोर्स है वो आपको ऑथेंटिक हो। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे एक ये बहुत सारा सोशल मीडिया पे न्यूज़ में घूमता रहता है कि ये फार्मा कंपनियां डॉक्टरों से साठ गांठ कर करके और पेशेंट को जो है दवाइयाँ 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना दाम में बेचती है। ये सही है क्या? इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये सर ये तो जनरलाइज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेक ए ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसे कि हैं। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि देयर आर फ्यू डॉक्टर्स हु आर डूइंग इट। इन जनरल क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि हमें सबसे हमारी जो पेशेंट्स का जो क्योर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यदि मुझे लगता है कि ये मेडिसिन देने से हम पेशेंट ठीक नहीं होगा तो कभी भी हम वो मेडिसिन नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ लीथल फॉर माई कैरियर। तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बट आई डोंट से कि ऐसा नहीं होता है, होता है। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी अपने मेरे भी कलीग हैं, दे आर डूइंग इट। लेकिन है कि हाँ, कुछ होता है, लेकिन सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ तो डॉक्टर्स। जैसे इसमें जैसे आपको, आप एज ए डॉक्टर, मैं आपको बोलूं कि आप जेनेरिक का ये नाम ही लिख दो, मोलिक्यूल का नाम लिख दो, पैरासीटामोल है तो सीधा पैरासीटामोल ही लिख दो। इतना नाटक क्यों हो रहा है कि भाई ये दवाई, ये फलाना ब्रांड, ये प्लांट? इसके पीछे डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं? ब्रांड क्यों लिखते हैं? सीधा उसी पे मोलिक्यूल पे क्यों नहीं आ जाते? सर ये तो हाँ, ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, बहुत बर्निंग टॉपिक से अभी हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे जेनेरिक मेडिसिन आ रहे हैं। और जेनेरिक मेडिसिन ऐसा नहीं है कि जेनेरिक मेडिसिन बैड होते हैं, जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं वो अच्छे होते हैं जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम ही होती है। यदि एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है उसको, यदि कंपोजिशन सेम होगा तभी एफडीए ने अप्रूव किया होता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है वो ब्रांडेड कंपनी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में बताता हूँ, सन हुआ, इंटास हुआ, एल्केम हुआ, तो उनके जो प्रोसेसिंग चीज़ होती है उसमें फ़र्क होता है। बस उससे मेडिसिन का एफिकेसी फ़र्क नहीं होता है। लेकिन अब है कि आप क्यों नहीं लिखते हो
हम लोग अभी भी नहीं लिख पाते हैं, जबकि गवर्नमेंट का आया है पर ये इंस्ट्रक्शंस कि आपको लिखना है। होता क्या है कि सपोज मैंने पैरासीटामोल लिख दिया, अब पैरासीटामोल्स के तो 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्रांडेड नेम है, क्रोसिन है, केलपॉल है, पायरिजेसिक है, हाइफेनाक है। तो अब क्या होता है कि अब कौन डिसाइड करेगा कि इसमें से देना क्या है? हु विल डिसाइड? हमने तो लिख दिया पैरासीटामोल। अब क्या होता है कि दैट फाइनली लाइज इनटू द हैंड ऑफ द दिस फार्मासिस्ट। अब वो क्या करता है कि उनको वही दवा देना है जिसमें उनको मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो उनके मार्जिन के चक्कर में वो पूरा कोई भी दवा दे देंगे। अब यदि वो अच्छा दवा नहीं रहा तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन पेशेंट तो लगेगा कि डॉक्टर ने तो पैरासीटामोल दिया और वहाँ से मेरे को पैरासीटामोल ही मिला है, लेकिन उसने तो दूसरा दिया है इसमें जिसका एफिकेसी कम हो। तो इस तरह से क्या होता है, डॉक्टर्स भी के हाथ भी बंधे रहते हैं कि अब मैं करूँ क्या। तो इसलिए हमारा हमेशा रहता है कि वी शुड गो फॉर द ब्रांडेड वन, इसलिए हम लोग ब्रांड लिख देते हैं। तो बट क्या हो सकता है कि हम लोग ब्रांडेड यदि जेनेरिक भी हम लिखते हैं तो कुछ ब्रांड हम लोग स्पेसिफाई कर देना चाहिए, और डॉक्टर्स को इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो कुछ लिख सके जिसमें हमें फेथ है। जो मैं लास्ट 25 साल के प्रैक्टिस में लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इस दवा का ये एफिकेसी होगा, तो डॉक्टर तो को। दोस्तों, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि भाई ये समस्या नहीं है कि ब्रांडेड जेनरिक, इसमें कोई डॉक्टर कोई महाभारत कोई आप सोच रहे हैं कोई सोने के महल हो जाते हैं डॉक्टरों के दवाइयों के पैसे खा खा के, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा सही हूँ डॉक्टर साहब? इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ प्रैक्टिस हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ भी पेशेंट कोई ज्यादा भी, इंपॉर्टेंट। हाँ पेशेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी काम करे तो कहीं थोड़ी तो मेल प्रैक्टिस हर जगह हो जाती है। तो ये लार्जली डॉक्टरों को ये डर रहता है कि भाई जो मैं गलत हूँ तो आप रेक्टिफाई करिएगा, कि भाई मैं तो लिख दूं चलिए, पर वो जाएगा दुकान में, दुकान में। और दुकान में कौन आदमी बैठा है, कौन सी आपको दवाई देगा। हो सकता है जो आपको सस्ती लग रही हो आपको महंगी हो। आप तो बोलोगे भाई जेनरिक दे दो, और वो ब्रांडेड बढ़िया मेडिसिन हो सकता है 10 रुपए में आ रहे, वो आपको 20 रुपए की टिका दे रहे, आपको थोड़ी इतना पता है। तो मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि भाई जेनरिक लेने में खराबी नहीं है, पर एक क्वालिटी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। मैं सही? यस यस, हाँ। तो ये हो गया कि भाई कोई आप क्वालिटी ले रहे हो, सो कोई तो आइडेंटिफिकेशन हो। अपने पास न तो इतना टाइम है, न इतना कि अपने स्टडी करें, एक दवाई खरीदने के लिए चैट जीपीटी करें, गूगल करें, समझ भी नहीं सकते हैं, डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं। तो डॉक्टर साहब करें, यदि कोई दवाइयों का जो अल्टरनेट ब्रांड है जो कि थोड़ा सस्ता है या ज्यादा सस्ता है या जेनरिक है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। सही है? yes. तो यदि कोई उनको रिलायबल सोर्स बता दे भाई ये अल्टरनेट क्वालिटी के हिसाब से ठीक है, तो उनका काम फिर खाली प्राइस चेक करना है, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। yes, इसी में हम लोग हमेशा चाहते हैं, जैसे आपको मैं कहता हूँ कि मेरोपेनाम एक इंजेक्शन होता है जो बहुत कॉस्ट, मतलब हम लोग का इन्फेक्शन में दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स। जब भी आप आईसीयू में एडमिट होते हो तो हम लोग देखते हैं कि 3rd लेवल में हम लोग मेरोपेनाम में जाते हैं। तो मेरोपेनाम जो ड्रग्स है उसका जो प्राइस रेंज आप देखेंगे, आई शुड नॉट टेल द ब्रांड, ये कंपनीज नेम, बट एक कंपनी 4000 की बनाती है और सेम मेरोपेनाम को आप 700 रुपये में भी बनता है। फ़र्क कहाँ है? अब हमें पेशेंट्स के लिए, हमारे पास तो 2 तरह के पेशेंट्स हैं, अपोलो में भी 2 तरह के पेशेंट्स आते हैं। अब हमें लिखना है कि हमको उसको मेरोपेनाम भी देना है और हमें 700 रुपये में ही देना है। तो अब हमारे पास एक, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट रहूं कि जो 700 रुपये में दे रहा हूं उसकी एफिकेसी जो है वो 4000 रुपये के भी बराबर है, क्योंकि दोनों में मेरोपेनाम ही है। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी, हमें भी में लगता है कि हमें कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हो कि इसकी एफिकेसी पता चले, जिससे कि मैं कम पैसे में पेशेंट्स को मेरोपेनाम वो 4000 वाली एफिकेसी का ही दे सकूं। तो मैं एक अगला प्रश्न जो मेरे दिमाग में बार बार आता है कि भाई जब भी अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं तो मोटा मोटी 140 करोड़ की देश में 20-25 करोड़ जो जिसको अपने बोल सकते हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एक एफिलेंट क्रीमी लेयर्स आप जिनको बोल सकते हैं, उनके पास तो हेल्थ केयर ले दे के अवेलेबल है। पर जो लार्ज पॉपुलेशन का तबका है 80 करोड़ 90 करोड़, वो तो हेल्थ केयर के बारे में जानते ही नहीं। और उनके एरिया में, जैसे यदि हिंदुस्तान का मैप हमने स्टडी किया, 80% एरिया में तो कोई मेडिसिन ही नहीं। तो उन तक पहुंचने का आपके हिसाब से सस्ता सुगम, आप जानते हैं बिकॉज सस्ता होना पड़ेगा उसको अफोर्ड कर सके, और सुगम मीन्स कन्वीनियंट, क्योंकि जो एजेड पॉपुलेशन है वो जब तक सुगम नहीं होगा तब तक हेल्थ केयर अवेल नहीं करेंगे। उनके बच्चों के पास तो टाइम नहीं है ध्यान देने का, उतना इकोसिस्टम नहीं है, कह सकते हैं, और वो खुद बेचारे पड़े रहते हैं कि जो भगवान की इच्छा हो। तो इसका क्या उपाय आप सोचते हैं, क्या किया जाए? सर, इसमें जो आपने सबसे जो ई फार्मेसीज है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, ई फार्मेसी। हमको टेक में जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में देना पड़ेगा। जब आप ई फार्मेसी में जाते हो तो आप उसके घर पे सीधे बीच में जितने रिटेलर्स होते हैं, जो बीच में स्टॉकिस्ट होते हैं, वो सारे बाईपास हो जाते हैं। तो यदि आपको एक जेन्युइन मेडिसिन पहुंचाना है उसके घर पे, तो ई फार्मेसी इज़ द बेस्ट रिसोर्सेज, ये कह सकते हैं बेस्ट टूल है ये।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि आप अच्छी मेडिसिन पहुंचाना चाहते हो और बीच के सारी चीज़ को बाईपास, क्योंकि जो सारे मेल प्रैक्टिसेज होते हैं वो जेन्युइनिटी जो खत्म होती है ये जो होता है वो बीच में होता है। यदि आप बीच के मीडिएटर्स को खत्म कर दो तो आप सीधे मैन्युफैक्चरर से लेके जो ये प्रोडक्ट है आप सीधे उसके घर पे पहुंचा दो। तो यही एक उपाय है कि जिससे हम हर घर तक पहुंच सकते हैं। ई फार्मेसी इज द ओनली टूल विच कैन प्रिवेंट ऑल काइंड ऑफ दिस इंजरिटी। तो आप ये कह रहे हैं कि हम समझ लीजिए ई फार्मेसी में भी वो पेशेंट है वो इस काबिल नहीं होते कि भाई इस पे आ जाए फोन पे, तो आप ये कह रहे हैं कि हम जगह जगह यदि कंप्यूटराइज क्लिनिक खोल दें और वहाँ नर्सेज अवेलेबल करा दें कि भाई वो बेसिक आइडिया दे दे और आपके क्लिनिक से हम अटैच कर दें उसको ऑनलाइन, तो आप डिस्टेंस पे रह करके उनको पेन का प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं यही तरीका है। हाँ, मोटा मोटी ये कर लो, फिर आपको कोई सीरियस हो तो आ जाओ। हाँ, ये क्योंकि अभी भी इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है। हमारे करीब करीब जो है 60% पॉपुलेशन विलेज में हो रहते हैं। तो आपने सही बोला कि सर उनके पास ये स्मार्टफोन नहीं होता है, ये ऑनलाइन वो ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो उनके पहले एक लेयर में डायरेक्टली उनके पास पहुंचने से पहले हमें एक सैटेलाइट सेंटर बनाना होगा। वो सैटेलाइट सेंटर में डॉक्टर्स भी होंगे या हमारे ऑनलाइन वहाँ पे कंसल्टेशंस होंगे और वहीं से हमारी मेडिसिन भी डिलीवरी होगी वहाँ पे। क्योंकि हमें पता है कि यदि हमें जेन्युइन मेडिसिन पहुँचानी है तो चूंकि हमारे पास डायरेक्टली मैं घर में नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उससे पहले हम एक सैटेलाइट सेंटर खोल देते हैं और वहाँ से फिर हम डिलीवरी करवा देते हैं जो उनके घर के काफ़ी पास होता है। तो सर ये आप ही कर सकते हैं यदि आपका विजन बहुत हम लोग लगे हुए हैं। एक चीज और बताइए डॉक्टर साहब, ये आजकल मैं देखता हूँ कि ये जो पेन को लेके जो एक्सेप्टेंस होता है ना, वो पार्टिकुलरली 50-60 साल के बाद लोग बाग एक्सेप्ट कर लेते, बोले बुढ़ा है ये तो होगा ही। तो जैसे मैं देखता हूँ मॉर्निंग वॉक में भी जिसके बेचारे के पैर में पेन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के बजाय वो टेढ़ा मेढ़ा चलना एक्सेप्ट कर लेता है, वो लकड़ी लेना एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि भाई ये 60 साल बुढ़ा हो गया तो इसके पेन होगा ही, ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल ही गलत है। मैं अपने पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि क्या होता है ना कि और इसमें देखिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है इस पूरे इकोसिस्टम में। पेशेंट खुद रिस्पॉन्सिबल है, डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है और हेल्थ केयर भी रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पेशेंट को रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि पेशेंट देख रहे हैं कि जिसका नी पेन हुआ है 50 साल के बाद वो कर रहे हैं, जाके सर्जरी भी करवा लेते हैं तो भी वैसे ही चल रहे हैं, तो उनको लगता है यही आगे भी होना है तो हम कुछ कर नहीं सकते तो चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो आपने बोला कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें डॉक्टर्स का भी रोल है। आई डोंट वांट टू नेम एनी डॉक्टर और एनी प्रोफेशन। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आपका नी में चूंकि कार्टिलेज घिस गया है, पतला हो गया है, तो उसका रीजनरेशन नहीं होगा। यहीं पे सबसे बड़ा मैं ये है इट्स अ मिथ एंड दिस आई वांट टू बस्ट इट कि ये जो मिथ है कि आपका आर्टिकुलेट कार्टिलेज पतला हो गया है और वो रीजनरेट नहीं होगा, यही सबसे बड़ी कमी है वहाँ पे डॉक्टर को। वो बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता है, आप काट के अलग कर दो। मतलब अभी क्या हो रहा है सर को कि मैं हमेशा मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में बोलता हूँ कि पहले क्या था 50 ईयर्स पहले आप किसी का ना तो डॉक्टर ने नाम सुना था नी रिप्लेसमेंट का, ना पेशेंट ने नाम सुना था नी रिप्लेसमेंट का। पहले भी लोग थे, उनके पास भी घुटने होते थे 50 साल पहले, अभी भी घुटने होते हैं। हम कहते हैं कि हमारा मेडिकल साइंस बहुत डेवलप कर गया ओवर द पीरियड। तो उस समय का घुटना और अभी के घुटने में कंपेयर की तो अभी तो सबका घुटना खराब हो रहा है। तो मेडिकल साइंस डेवलप करता जा रहा है और घुटना खराब होते जा रहा है। सेम मैं हार्ट में बोलता हूँ कि हार्ट का टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो गया है। वी आर गोइंग फॉर द रोबोटिक सर्जरी फॉर द नी, रोबोटिक सर्जरी फॉर द हार्ट, लेकिन हार्ट सबका खराब होता जा रहा है। तो हम ग्रो कहाँ पे कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मेडिकल डेवलप हो रहा है और हार्ट खराब होता जा रहा है। जिस चीज़ के लिए हमने टेक बनाया है, टेक डेवलप करता जा रहा है, लेकिन वही चीज़ खराब होता जा रहा है। नी के लिए हमने टेक बनाया, रोबोटिक सर्जरी बना दी है, लेकिन नी ही खराब होता जा रहा है। तो यही पे चीज़ है कि जो बेसिक ये फैक्ट है वो डॉक्टर उस पर जाना नहीं चाहते हैं। हमारा नी इसलिए खराब हुआ है कि हमने नी को यूज नहीं किया है। नी इज मेंट फॉर द बेंडिंग। जब हम बेंड करते हैं तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आर्टिकुलर कार्टिलेज रीजनरेट होता है। क्या होता है कि नी का स्टेजेस कैसे होता है, कैसे हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करते हैं कि जब हमारे पास किसी कारण से आफ्टर एज ऑफ 50-60 आपको पेन होता है, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हो। तो उनका कहना है कि डॉक्टर को बोलते हो कि सर मैं जब नी को बेंड करता हूँ, स्क्वाट करता हूँ तो मेरे को दर्द होता है। तो उनका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि आपके दर्द को कम करें। तो वो कहते हैं कि आपका चूंकि बैठने से दर्द हो रहा है, स्क्वाट करने से दर्द हो रहा है, तो आप बैठो मत, और वो पेन किलर दे देते हैं। तो आप चूंकि स्क्वाट करने से ही दर्द हो रहा था, जिससे आपका ये एल्बो जॉइंट है, यदि मेरे को बोड़ने से दर्द हो रहा है, मैं बोलूंगा कि इसको सीधा करके रखो, तो डेफिनेटली दर्द नहीं होगा, सीधा ही रहेगा। लेकिन व्हाट विल हैपन आफ्टर 6 मंथ, व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 ईयर एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 ईयर्स? तो आप अपने देखो, खुद के देखो या अपने घर में देखो, मम्मी हो या वाइफ हो, हम लोग स्क्वाट करना भूल गए हैं। इंडियंस वेर यूज टू बी द स्क्वाटर्स। हम पहले सब कुछ इंडियन टॉयलेट यूज करते थे, बैठ के स्क्वाट करके,
खाना बैठ के खाते थे, बैठ के खाना बनाते थे, पूजा बैठ के करते थे, पोछा बैठ के लगाते थे, सब कुछ करते थे, सीढ़ी चढ़ते थे। अभी हमने सब कुछ उलट कर दिया है। हम खड़े होके कमोड यूज करते हैं, खड़े होके खाना बनाते हैं, चेयर टेबल पे बैठ के खाते हैं। तो हमने सारे वो एक्टिविटीज बंद कर दिया है जिसमें नी बेंड होता है। तो नी कब्जे वाला ज्वाइंट होता है, हम लोग मेडिकली बोलते हैं इसे हिंज ज्वाइंट, कब्जे वाला ज्वाइंट। जैसे घर में जो दरवाजा होता है वो यदि आप 6 महीने खुला करके छोड़ के चले जाओ और जब आओगे तो पूरा जंग लग जाता है, आवाज होता है जब आप टर्न करते हो। सेम यहाँ पे क्या होता है, जब आप मूवमेंट नहीं करोगे तो वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स जमा हो जाते हैं और वो क्रैकलिंग साउंड होता है, कट कट की आवाज आती है। ये बहुत अच्छा चीज डॉक्टर साहब ने बताया कि भी मूवमेंट ही इलाज। उसका जो पेन मैनेजमेंट का रिलैक्स है। तो एक चीज बताइए कि भाई हमारे ऑफिस वाले एक प्रैक्टिस हमारे ऑफिस में फॉलो किए हैं। वो ये कहते हैं, मैं मतलब एक्चुअली सब हमारे टीम मेंबर्स लेके आए थे मेरे पास कि भाई हमारा ऑफिस में जैसे 5 तल्ला है, ग्राउंड से लेके 1 2 3 4 5। तो बोले कि भाई 5 तल्ला चढ़ने उतरने में उन्होंने मेजर करके देखा कि 5 मिनट लगता है, और लिफ्ट से चढ़ने में आने में तो फ्यू सेकंड्स है। ठीक है। तो यदि आप लिफ्ट की जगह सीढ़ी यूज करो तो थोड़ी मेहनत होती है, पर 5 मिनट आपका लगा। और तो यदि आप 20 दिन आते हो तो आपका 100 मिनट लग गया, मतलब करीब करीब 1.5 घंटा। तो वो उन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन दिया, बोले सर 100 मिनट तो लगता है, पर यदि ये 1 महीना करेंगे ना तो 100 मिनट लगा और 100 दिन अपनी लाइफ बढ़ गई। मतलब यदि आप अप डाउन करते हो सीढ़ियों से तो आपकी लॉन्जेविटी बढ़ती है। मतलब बिल्कुल ट्रेड ऑफ है 100 मिनट टू 100 दिन। तो फिर तो मेरे को लगा बढ़िया है, तो मैंने लिफ्ट बंद कर दिया, मैंने चढ़ा। तो ये बात सही बोल रहे हैं क्या ये लोग, की गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल। इसमें क्या है कि आपके डे टू डे प्रैक्टिस में आपको अलग से सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, मैं भी हमेशा अपने प्रैक्टिस में कहता हूँ कि जहां भी आपको मौका मिले गंवाना मत। यदि आपका 5th फ्लोर पे ऑफिस है तो उसको कभी भी गंवाइए मत, हमेशा चढ़ के जाइए। मैं कहता हूँ, मैं अरबाना में रहता हूँ, अरबाना 45 स्टोरी बिल्डिंग है और मैं रहता हूँ 27th फ्लोर पे। तो मैं इधर से तो छोड़ा हुआ हूँ, लेकिन 6 महीने पहले तक आई यूज टू मेक इट ए पॉइंट कि मैं वीक में एक दिन 45 फ्लोर तक जाता था, 45 फ्लोर तक आता था। और जो मेरे ग्रुप में, जो मेरे जिम वाले ग्रुप हैं, एक लड़का अभी भी मेंटेन करता है कि 7 फ्लोर पे 7 टावर है, वहाँ पे 7 टावर में 45 जाता है, आता है, फिर दूसरे टावर में जाता है, 45 आता है। वेरी फिट, और आज तक उसके नी में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। ही इज 54-55। तो आपको वही करना, मूवमेंट कराना है। क्या होता है कि जब आप मूवमेंट करते हो नी में तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, और वो ब्लड जो है वहाँ पे कार्टिलेज जो होता है आपको, जिसको बोलते हैं कि आपका घिस गया है, तो वो वहाँ पे रीजनरेट करता है, ब्लड जाता है और वो रीजनरेट होता है, उससे साइनोवियल फ्लूइड बनता है। तो ये सारा प्रोसेस है, ब्लड जाएगा तभी वो रीजनरेट करेगा, तभी साइनोवियल फ्लूइड बनेगा। यदि आपने मूवमेंट कम कर दिया है तो ब्लड फ्लो कम हो गया, साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, तो बोलते हैं कि सूख गया, आपका जेली सूख गया है। तो यही होता है। तो सब कुछ रीजनरेट हो सकता है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या वो रीजनरेट हो सकता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ वो हो सकता है। आपको काट के अलग करने की जरूरत नहीं है, उसको नया लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको कैसे खुशहाल बना सके। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य बहुत सिंपल है कि एक ऑनेस्ट ओपिनियन डॉक्टर सुधीर जैसे एक्सपर्ट के साथ में आपको बताएं, ताकि आपको सही जानकारी मिले और सिंपल तरीके से, मतलब अच्छे से जो आम आदमी की ज़िंदगी है कैसे बढ़िया से सुचारू रूप से चल सके। और आप इससे जुड़े रहने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको जेन्युइन मेडिसिन लेनी है, जेन्युइन लैब टेस्ट करना है और आपको इस पूरे हेल्थ कैंपेन के साथ जुड़ना है, तो आप जरूर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड करें एवं इसका प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।